Good morning to all of you students. इंडियन इकॉनमी जिसमें कि आपका फर्स्ट यूनिट चल रहा है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक इसमें डिस्कस किया था इंडियन इकॉनमी में, वो टॉपिक आपका फर्स्ट यूनिट का था बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट, जिसे कि हिंदी में हम लोग भुगतान संतुलन भी कहते हैं। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्टडी कर लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या उसके पार्ट होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका फर्स्ट यूनिट का है वो अब है आपका मनी एंड फाइनेंस इन इंडियन इकॉनमी। जो नेक्स्ट टॉपिक अब आपको स्टडी करना है वो है मनी एंड फाइनेंस इन इंडियन इकॉनमी। ये आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक आज की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपका फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज़ मनी। मनी क्या है? मीन्स मनी जिसे कि आप हिंदी में धन, रुपया, पैसा जो भी बोल सकते हो। तो मनी क्या है? Money acts as a legal tender for any type of exchange and transactions. मनी जो है वो एक लीगल टेंडर है, मीन्स एक कानूनी एक जो सिंबल होता है वो है, जिससे कि आप लोग या हम लोग किसी भी प्रकार का एक्सचेंज हुआ या किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शंस हुई, मीन्स कोई भी तरह का लेन देन हुआ या सौदेबाजी हुआ या क्रय विक्रय हुआ, वो हम लोग थ्रू मनी के द्वारा हम लोग वो करते हैं। ओके, बायर्स कैन परचेज गुड्स और अ सर्विस फ्रॉम द सेलर इन एक्सचेंज फॉर मनी। कोई भी जो बायर्स होता है, जो परचेसर है या जो क्रेता है, वो विक्रेता से, सेलर से गुड्स को खरीदता है, माल को, वस्तुओं को खरीदता है, जिसके वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है, जिसके बदले में वो उसे मनी या धन या पैसा देता है। ओके, presence of money in the economic market makes the transactions taking place easier, as in the other scenario one will have to use barter for the transactions. Okay, तो presence of money जो कि मुद्रा की जो उपलब्धता है हमारे इकोनॉमिक मार्केट में, इंडियन इकॉनमी के, जिससे कि क्या होता है, हमारा कोई भी जो ट्रांजैक्शंस है, जो हम लोग लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, वो थ्रू मनी, मुद्रा के द्वारा आपका बहुत ही आसान हो जाता है, ईजियर हो जाता है। जिससे कि पहले जो है, जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, जब हम लोग नहीं जानते थे कि मनी क्या है, मनी क्या होती है, तो उस टाइम पर पहले के समय में आपका बार्टर सिस्टम चलता था, जिसे कि हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था? अकॉर्डिंग टू अ बार्टर सिस्टम, टू परचेज अ गुड्स और सर्विस फ्रॉम अ सेलर, द बायर हैज़ टू ऑफर देम एन इक्वल वैल्यू ऑफ गुड और कमोडिटी। बार्टर सिस्टम जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, इसमें किसी भी गुड्स को, सर्विसेज को खरीदने के लिए क्रेता को, विक्रेता को उतने ही बराबर की, उतने ही मूल्य की वस्तु या सेवा को देना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पर मनी नहीं थी कि वो वस्तुओं को खरीद करके मनी दे सके। Besides, the transactions will take place only when a seller is interested in the offered product. Thereby, the probability for this event occurring is quite low, and hence completing transactions would be difficult. उस टाइम पर क्या होता था कि जब भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से, क्योंकि मनी नहीं था, वस्तु खरीदनी है, तो ये भी देखना होता था कि उतनी ही बराबर की वस्तु या सेवा आपको उसके बदले में उसे देनी है। और फिर पर्टिकुलर ये भी देखना होता था कि वो जो सेलर है, जो वो दूसरा व्यक्ति है, वो इंटरेस्ट भी हो आपके सामान को लेने में। जो वस्तु आपको चाहिए, जो कि जिसके पास है, वो वस्तु के बदले जो आपके पास है वो लेने में वो इंटरेस्ट भी हो। ठीक है, तो इस टाइम से जो ये ट्रांजैक्शंस होते थे बार्टर सिस्टम में, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती थी, बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी, जिससे कि इकॉनमी भी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं थी।
तो जब से मनी आया, मनी एलिमिनेट्स सच कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम ऑक्योरिंग एंड हेल्प्स इन द एक्सचेंज मेथड। जब से मनी आया एग्जिस्टेंस में, जब मुद्रा आई, तो जो मुद्रा है, मुद्रा ने इस तरह की वस्तु विनिमय प्रणाली को ख़त्म कर दिया। अब लोग आसानी से मुद्रा के बदले में किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया आपको। मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपको बता दी कि मनी की क्या है, एंड देन मैंने आपको ये भी बता दिया कि मनी क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मनी के फंक्शंस क्या हैं, मीन्स जो मुद्रा है उसके क्या कार्य हैं, मुद्रा को लोग क्यों यूज़ करते हैं, आखिर उसका क्या कार्य है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। फंक्शंस ऑफ मनी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें कि आपका फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो होता है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, जिसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य। ओके, सेकेंड जो आपका आता है वो होता है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, मीन्स मुद्रा के द्वितीय कार्य। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी में। सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के प्राथमिक कार्य। ये क्या है? अब जो प्राइमरी फंक्शन है, जो प्राथमिक कार्य है, उसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें भी अगेन आपका दो फंक्शंस आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका मनी एज एन एक्सचेंज मीडियम। मनी जो है, मुद्रा जो है, वो विनिमय का साधन है। हिंदी में मुद्रा विनिमय का साधन है। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, मीन्स मूल्य को मापने, मूल्य को मापना। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स मूल्य को मापना। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है मनी एज एन एक्सचेंज मीडियम। One of the primary functions of money is as a medium of exchange, as it can be used for any or all transactions wherein goods or services are purchased or sold. Therefore, one can buy or sell products in exchange for money. सबसे जो मेन प्राथमिक कार्य है मुद्रा का वो यही है कि मुद्रा जो है वो विनिमय का साधन है। विनिमय मतलब दो पक्षों के बीच में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो किसी भी वस्तु को अगर आप क्रेता हो, आपको खरीदना है, या आप विक्रेता हो, आपको बेचना है, तो उसके लिए मुद्रा जो है एक विनिमय के साधन का काम करती है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं को आप आसानी से खरीद सकते हो या फिर आप वस्तुओं को आसानी से बेच भी सकते हो। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट फंक्शन। मनी का प्राइमरी फंक्शन यही है कि विनिमय का साधन है। किसी भी तरह से अगर हमें किसी से भी लेन देन करनी है तो हम बदले में उसको मुद्रा, उसकी वस्तु के मूल्य के अकॉर्डिंग अनुसार हम लोग उसे मुद्रा दे सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड फंक्शन जो है वो है आपका मेजर ऑफ वैल्यू, मीन्स मूल्य को मापना। ये क्या है? स्टार्ट करते हैं। Money can be treated as the parameter of measuring the value of a product or service. मनी, मुद्रा को इस तरह से भी यूज़ किया जाता है, ये भी उसका एक कार्य है कि किसी भी वस्तु या सेवा को मापने के लिए, मीन्स किसी भी गुड्स या सर्विसेज को मेज़र करने के लिए, उसकी वैल्यू को मेज़र करने के लिए कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है, उसे हम लोग ईज़िली मनी में मेज़र कर सकते हैं। मीन्स मनी एक पैरामीटर होता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज को मेज़र करने के लिए, या किसी भी वस्तु या सेवा को मापने के लिए हम लोग मुद्रा का यूज़ करते हैं। To put simply, the value of every product or service can be expressed in monetary form. क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं आज के प्रेजेंट टाइम में आप ले लो, जब से कि मुद्रा का एग्जिस्टेंस, मुद्रा आया है हमारा, तब से आप ले लो कि जितनी भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, इन सब को मॉनेटरी फॉर्म मीन्स मौद्रिक रूप में ही एक्सप्रेस किया जाता है। क्योंकि कोई भी अगर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो उसका जो मूल्य है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो मुद्रा में ही मापा जाता है कि हाँ, इसका इतना मूल्य है, आपको इतनी मुद्रा देनी है। और अगर कोई आप गुड्स सर्विसेज को सेल करना चाहते हो तो आप खुद भी उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू आप
मनी में ही मेज़र करते हो कि उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की क्या वैल्यू है, राइट। द मनी ऑल्सो फॉलोज a standard and is accepted worldwide even though the currency does differ from one country to another। जो मनी है वो एक स्टैंडर्ड के भी रूप में कार्य करता है, और मनी मुद्रा ऐसी चीज़ है जो कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में वो जनरली एक्सेप्टेड है। मीन्स कोई भी व्यक्ति मनी को एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी तरह से, उसे मनी को एक्सेप्ट करना ही होता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि जो भी हमारे देश हैं, जो कंट्री टू कंट्री जो करेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। मीन्स एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से विभिन्न होती है, अंतर होती है, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी कंट्री है हमारी, सबकी अपनी अपनी करेंसी या अपनी अपनी मुद्रा होती है। ओके, तो मनी का ये जो है कि ईज़िली हम लोग कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विसेज है, आप उसको ईज़िली बहुत ही आसानी से मनी में मेज़र कर सकते हो, और उसे मेज़र करके आप परचेज और सेल कर सकते हो। बट अगर आप पास्ट में जाओगे तो जब बार्टर सिस्टम होता था तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी कि मनी गुड्स को किस तरह से उसकी वैल्यू को मेज़र किया जाए। तो मूल्य मापने की जो समस्या थी वो मनी के एग्जिस्टेंस में आने से वो प्रॉब्लम जो है वो अब एलिमिनेट हो गई है, क्योंकि वस्तु के बदले में वस्तु का देना और उसके मूल्य का मापना बहुत ही कठिन है। बट जो मनी है इसमें ईज़िली हम लोग किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, और ईज़िली आप उस ट्रांजैक्शंस को डील कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये था आपका सेकेंड फंक्शन, मेजर ऑफ वैल्यू। अब नेक्स्ट जो सेकेंड मेन फंक्शन है आपका वो है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी फंक्शन मनी की क्या है। मुद्रा के द्वितीयक कार्य। द सेकेंडरी फंक्शन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज मेंशन्ड बिलो। सेकेंडरी फंक्शन जो है वो मुद्रा के द्वितीयक कार्य, उसे भी अगेन फिर से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका फर्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स मूल्य को संचय करना, हिंदी में मूल्य को संचय करना। सेकेंड है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स भुगतान को स्थगित करना। थर्ड है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। फर्स्ट फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? मूल्य का संचय। Being crucial functions of money, it can be stored or conserved. One can store it for future purpose, and it is economical as well as convenient to store money. मनी को स्टोर करना मीन्स मुद्रा का संचय करना, ये बहुत ही इजी है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी जो भी आप मनी है आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, उसको संचय करके रख सकते हो, और आगे फ्यूचर में आप उसे फ्यूचर जो आपकी नीड्स और वांट्स होगी, जो आपकी पर्पस होगी, जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो, उसमें आप उस पर्टिकुलर मनी को यूज़ कर सकते हो। और ये जो मनी है वो बहुत ही इकोनॉमिकल भी होता है एज वेल एज कन्वीनियंट, ये बहुत ही सुविधाजनक भी होता है कि इसे आप आसानी से सेव कर सकते हो। मीन्स ये बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं लेता है, मीन्स पैसे को रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस जगह नहीं चाहिए, आप कम जगह में कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को आसानी से स्टोर करके रख सकते हो। बट यही बार्टर सिस्टम में जब गुड्स था तो गुड्स को स्टोर करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती थी, क्योंकि गुड्स जो तो आपको पता ही है बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो उन वस्तुओं को संचय करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस की नीड होती थी, ज़्यादा जगह चाहिए। प्लस उसके अलावा कि आप उसे ईज़िली स्टोर करके नहीं रख सकते हो कि आप उससे
फ्यूचर की अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सको, क्योंकि फ्यूचर में वो गुड्स क्या रहे, कैसी रहे, उसकी वैल्यू क्या रहे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो ये जो था स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स संचय करने में कठिनाई थी, ये मनी का एक फंक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स भुगतान को स्थगित करना। मनी कैन बी यूज कन्वीनियंटली फॉर डेफर्ड पेमेंट्स विच नीड टू बी पेड बाय इंडिविजुअल्स। मनी को, मुद्रा को आसानी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेफर्ड पेमेंट्स के लिए विच नीड टू बी पेड बाय इंडिविजुअल्स, जो कि इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है। क्योंकि ईज़िली मनी में आप कोई भी पेमेंट्स है आप उसको ईज़िली डिले भी कर सकते हो, आप उसे टाल भी सकते हो, और फर्दर आप जो डेट आपने टाली है उस पर्टिकुलर डेट पर आप मनी को दे करके वो ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? इट हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स मेड प्रेजेंटली और इन फ्यूचर। मनी जो है एक तरह से एक स्टैंडर्ड का काम करती है, जिससे कि आप ईज़िली प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी दोनों टाइम पे आप ईज़िली एक्सपेंडिचर कर सको। क्लियर है? इफ़ समवन बोरोज, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इफ़ समवन बोरोज अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, दे नीड टू रीपे द अमाउंट विथ इंटरेस्ट। विथ मनी टू इन पूर्व्यू, it is convenient to pay the interest to make deferred payments। कोई भी व्यक्ति अगर किसी से भी उधार लेता है मुद्रा, तो सर्टेन अमाउंट या कुछ रकम उधार लेता है, तो उसे पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल से लेता है उसे जो है अमाउंट को जो उसने उधार लिया है उसे पे करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट मीन्स ब्याज के साथ। और जो भी, तो उस टाइम पर जो मनी होती है वो बहुत ही कन्वीनियंट होती है, सुविधाजनक होती है। आसानी से मुद्रा के द्वारा, मुद्रा से हम लोग किसी भी समय जो पेमेंट को हम लोग टाले हुए हैं, जो स्थगित किए हैं, आप ईज़िली उससे पेमेंट कर सकते हो। जैसे सपोज करिए कि प्रेजेंट टाइम में अगर आपने किसी से, जैसे जो क्रेडिट परचेज होते हैं, आपने उधार कुछ लिया, कोई सामान खरीदा, बट आप कैश नहीं देना चाहते हो, तो आप उस पर्टिकुलर पेमेंट को आप डेफर्ड कर सकते हो, डिले कर सकते हो, टाल सकते हो। और जब भी वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पर आप उस चीज़ का ईज़िली मनी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करना होगा। पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में कि लोग पेमेंट को, भुगतान को स्थगित नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो उनके पास वस्तुएं होती थी उनकी क्या लाइफ है, वो कब तक रहेंगी, ऐसा कोई भी उसमें नीड नहीं था। ओके, तो उस टाइम पर जो मनी है, मनी के अकॉर्डिंग, मनी के थ्रू ईजिली कोई भी पेमेंट आप फ्यूचर में कर सकते हो। क्लियर इट? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो इसमें आपका सेकेंडरी फंक्शन में था, थर्ड पॉइंट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मीन्स मूल्य का हस्तांतरण। स्टार्ट करते हैं। द यूटिलिटी ऑफ मनी स्ट्रेचेस टू द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू as it can be used to purchase goods not only within the country but beyond the domestic line। जो मनी की यूटिलिटी इसलिए भी है, मनी की इम्पोर्टेंस, क्योंकि ईज़िली हम लोग इससे कोई भी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स जब भी आप कोई गुड्स को परचेज़ करते हो, तो आप उसको ईज़िली पैसे को दे करके पैसे को आप यहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, और ये आपका सिर्फ विद इन द कंट्री नहीं होता है, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि आप देश के बाहर भी आसानी से मनी के द्वारा, मुद्रा के थ्रू को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट कैन बी बट बियॉन्ड द डोमेस्टिक लाइन। हाँ, वन कैन सेल और परचेज गुड्स इन द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट विथ मनी एज अ स्टैंडर्ड सोर्स। कोई भी व्यक्ति जो कि इंटरनेशनल मार्केट मीन्स फॉरेन मार्केट में डील करना चाहता है,
वो ईज़िली गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मनी जो है एक स्टैंडर्ड टूल के रूप में वर्क करती है। उसके थ्रू हम लोग जो भी अमाउंट है, जो पैसा है, जो मुद्रा है, उसको ईज़िली हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, ये मनी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इसमें आपको और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेन मीनिंग फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है फाइनेंस। फाइनेंस क्या है, इसमें भी थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज एसेंशियली स्ट्रॉन्ग, स्पेशली the Indian economy is essentially strong, operationally wide, and has always exhibited utmost efficiency and flexibility. जो हमारी इंडियन इकॉनमी है उसमें फिनेंस का क्या रोल है? इंडियन इकॉनमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही वाइड है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जितनी भी हमारी जो इंडियन इकॉनमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन भी होता है। This has driven the Indian economy towards a more market-driven and productive one. Finance in India stands so strong that the system has always supported and induced high levels of investment, thereby promoting growth and wide economic coverage. Okay? तो इंडियन इकॉनमी जो है ये हमारा बहुत ही एक ड्राइवन मार्केट है, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव मार्केट भी है। फिनेंस जो कि वित्त, जिसे हिंदी में वित्त बोलते हैं, फिनेंस जो इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मीन्स वित्त की व्यवस्था जो इंडिया की है, भारत की, वो बहुत ही अच्छी है। और उस सिस्टम ने, इंडियन इकॉनमी ने हमारी हमेशा सपोर्ट किया है। हाई लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स इंडियन इकॉनमी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारी जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। क्लियर है? ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। अब फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया में क्या क्या है? वित्तीय क्षेत्र, भारत में वित्तीय क्षेत्र। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया comprises of varied elements: financial institutions, markets, instruments, and financial market. Broadly, the Indian financial system can be categorized into two segments: the organized sector and the unorganized sector. The financial institution in India is responsible for all the financial intermediation in the organized sector. हमारी जो इंडियन इकॉनमी की जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो वित्त की व्यवस्था है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मीन्स वित्त संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल मार्केट है, वित्त बाजार है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, मीन्स वित्त प्रपत्र भी शामिल है, एंड फाइनेंशियल सर्विस, और वित्तीय सर्विसेज भी, वित्तीय सेवा भी शामिल है। इंडियन इकॉनमी को टू सेगमेंट्स में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है, मीन्स विभाजित किया है, जिसमें आपका एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज में आपके जितने बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, आरबीआई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितनी इंश्योरेंस कंपनी है। और अनऑर्गेनाइज्ड में आपका जो भी मनी लेंडर्स है और इंडिजीनियस बैंकर इंक्लूड होते हैं। ओके, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी इंडिया में, वही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी इकॉनमी की फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए। ओके, द आरबीआई एक्ट्स एज द मेन क्रेडिट रेगुलेटर एंड इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई, जो कि आप जानते हो, जो कि हमारी कंट्री का, हमारी इंडियन इकॉनमी का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो मेन आपका रेगुलेटर होता है। द अदर इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा और कौन कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडियन इकॉनमी में, जिसमें कि आपके सारे कॉमर्शियल बैंक्स आएंगे, वाणिज्यिक बैंक, जिसमें से कि निजी और सार्वजनिक दोनों बैंक इंक्लूड होंगे, देन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे आपके, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, ग्रामीण बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स और विकास बैंक।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल भी इंडियन इकॉनमी में है, जिसमें कि आपकी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आपका लीजिंग है, फिनेंस, LIC है, GIC, UTI, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स। इसके अलावा हमारी जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर है, और वो हमारी पूरे इंडियन इकॉनमी के फंड्स का 80% मैनेज करती है। ओके, ब्रॉडली वन कैन से दैट इंडियन फाइनेंस इज जस्ट द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। इंडियन फाइनेंस क्या है? इंडियन फाइनेंस मीन्स भारतीय वित्त, मतलब ही होता है वित्त की व्यवस्था करना या वित्त का प्रबंध करना, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ओके, with the general areas of financial services in India being business finance, personal finance and public finance। फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमारी इंडिया में चलती हैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एक आपका है बिजनेस फाइनेंस, व्यापार वित्त, दूसरा पर्सनल फाइनेंस मीन्स व्यक्तिगत वित्त, और तीसरा आपका आता है पब्लिक फाइनेंस मीन्स लोक वित्त। ओके, finance in India is really comprehensive. Concepts of time, money and risk are all interrelated in the financial services। जितनी भी हमारी टाइम है, जो भी हमारे फिनेंशियल सेक्टर्स में सभी रिलेटेड होते हैं, और जो भी इंडियन इकॉनमी है वो हमारी पूरी तरह से फिनेंस पे ही आप देखोगे तो बेस्ड या आधारित होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अब हम ये तो आपने पढ़ा कि ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, ये स्टडी कर लिया फाइनेंस के टॉपिक में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया, जो कि मैंने बताया उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कॉरपोरेट फाइनेंस मीन्स निगम वित्त, दूसरा है आपका पर्सनल फाइनेंस मीन्स लोक वित्त, और दूसरा है पर्सनल फाइनेंस मीन्स व्यक्तिगत वित्त, और तीसरा है पब्लिक फाइनेंस मीन्स लोक वित्त। ओके, यही आपका फाइनेंस का टाइप्स भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्त कितने प्रकार के होते हैं या व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंस, तो आप यही 3 चीज़ें बताओगे, कॉरपोरेट फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। कॉरपोरेट फाइनेंस क्या है? Corporate finance is that segment in Indian financial services where financial decisions are arrived by business enterprises and accordingly the business strategies are made. Maximizing the corporate value is the main aim of the corporate finance, thereby minimizing the corporate risk. Corporate finance वो finance है इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज का, मीन्स जो सर्विसेज हमें बिजनेस एंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं वैसी सर्विसेज को हम लोग कॉरपोरेट फाइनेंस कहते हैं। ये आपका इसमें मैक्सिमाइजिंग कॉरपोरेट वैल्यू के मूल्य को मैक्सिमाइज करना, यही इसका मेन एम होता है, और जिससे कि रिस्क में भी मिनिमाइजेशन होती है। इसके अलावा आप कॉरपोरेट फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आप देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, capital busting, financial risk management, mergers and acquisitions, accounting, financial statements, auditing, credit rating agency, leveraged layout and venture capital। ये सारी चीज़ें आपकी इंडियन फाइनेंस में इंक्लूड होती हैं। ये सारी चीज़ें जिसमें कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, कैपिटल बस्टिंग भी इंडियन फाइनेंस में इंक्लूड है, देन आपका फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फिर मर्जर्स एंड एक्वाइजेशन, फिनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, लिवरेज और वेंचर कैपिटल। ये सारी चीज़ें आपकी कॉरपोरेट फाइनेंस के अंडर में आती हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। कॉरपोरेट फाइनेंस वही है आपका जब बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है तो उसे हम लोग कॉरपोरेट फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि जब भी बिजनेस एंटरप्राइज कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन को लेती है जिससे कि हमारा स्ट्रेटजीज जो बिजनेस बनाती है वो उस पर बेस्ड होता है, और जिससे कि हमारी प्रॉफिट या कॉरपोरेट वैल्यू इंक्रीज हो एंड मिनिमाइज द रिस्क, और जो रिस्क है, जो लागत है, वो भी कम हो। क्लियर है?
और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है फिनेंस डील में, ये आप देख रहे होगे छोटे छोटे पॉइंट है, ये भी आप इसे नोट कर सकते हो या लर्न भी कर सकते हो। ये अगर आपको आगे फिनेंस लेना है तो आप ये टॉपिक अच्छे से लर्न करिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहला तो कॉरपोरेट फाइनेंस क्लियर हो गया आपको क्या है, निगम वित्त जिसे हिंदी में बोलते हैं। सेकंड जो आता है वो है हमारा पर्सनल फाइनेंस, मीन्स व्यक्तिगत वित्त, हिंदी में व्यक्तिगत वित्त। ये क्या होता है व्यक्तिगत वित्त? पर्सनल फाइनेंस व्यक्तिगत वित्त वो वित्त होती है जो इंडिविजुअल्स द्वारा किए जाते हैं। मीन्स जब भी जो फाइनेंशियल डिसीजन है, जो वित्तीय निर्णय है, वो जब इंडिविजुअल द्वारा मीन्स व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं तो उसे हम लोग पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। मीन्स उसे आप तब व्यक्तिगत वित्त कहते हो। ओके, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि पर्सनल फाइनेंस इज इंटायरली रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस प्रिंसिपल्स देयर बाय हेल्पिंग एन इंडिविजुअल टू मेक नेसेसरी मॉनेटरी डिसीजन। वही मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल्स के थ्रू डिसीजन जब भी लिए जाते हैं फाइनेंस से रिलेटेड तो वो आपका हुआ पर्सनल फाइनेंस। इसमें इंडिविजुअल होते हैं और फैमिलीज थ्रू दिस ऑब्टेन बजट है, सेव है एंड स्पेंड रिसोर्सेज है, taking into consideration the associated financial risk and time period. The personal finance produce includes savings accounts, credit cards, and consumer loans, stocks and investment, retirement plans, social security benefit, insurance policy, and इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी पर्सनल फाइनेंस के अंडर में इंक्लूड होती है, जिसमें कि बहुत सारी जो भी आपकी सेविंग्स हैं वो सेविंग अकाउंट इंक्लूड होगा, क्रेडिट कार्ड इंक्लूड होगा, देन आपकी जो भी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट प्लान, सोशल बेनिफिट प्लान, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल फाइनेंस में इंक्लूड होती है। उसके अलावा क्रेडिट एंड डेब्ट, वही मैंने बताया, क्रेडिट एंड डेब्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रिटायरमेंट एंड फाइनेंशियल प्लान, ये सब ये जो 4 पॉइंट है आपके, ये आपके पर्सनल फाइनेंस की कैटेगरी है। मीन्स पर्सनल फाइनेंस को भी अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए थर्ड एंड लास्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका पब्लिक फाइनेंस, मीन्स लोक वित्त। ये क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। Public finance is entirely an economy-related concept whereby it is related with paying for governmental activities. Public finance या लोक वित्त क्या होता है, ये पूरी तरह से इकॉनमी से रिलेटेड होता है, मीन्स आर्थिक क्रियाओं से ये जुड़ा होता है, जो कि ये रिलेटेड पब्लिक फाइनेंस हमारा रिलेटेड होता है गवर्नमेंट से। जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको पेमेंट करने के लिए, उनसे रिलेटेड डिसीजन के लिए ये इसमें आपका होता है पब्लिक फाइनेंस। ओके, दिस फील्ड हेल्प्स द एंटायर इकोनॉमी to have an idea about what the government is doing, how much has been its collections and from whom they have been collecting these resources. ये जो पब्लिक फाइनेंस है इसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि जो भी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो क्या कर रही है, कितना उसके पास कलेक्शन है, रेवेन्यू क्या है, या कितना वो किस तरह से किस रिसोर्सेज से कलेक्ट करती है। ओके, ये है आपका पब्लिक फाइनेंस जो कि आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस को भी कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिसमें कि आपका टैक्स है, कर है, गवर्नमेंट डेब्ट है, सरकार ऋण है, सरकारी ऋण, डेफिसिट स्पेंडिंग है। इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट है वारंट ऑफ पेमेंट। ओके, तो ये है आपकी पब्लिक फाइनेंस की सब कैटेगरीज जो कि ये भी आपको लर्न करना है। ओके,
तो क्लियर हुआ। 3 टाइप के जो फाइनेंस है, पहला था आपका कॉरपोरेट फाइनेंस जो कि बिजनेस इंटरप्राइजेस से रिलेटेड होता है। सीधा सीधा देखिए, कॉरपोरेट का मतलब ही निगम मीन्स बिजनेस इंटरप्राइज के डिसीजन से जो रिलेटेड होता है। सेकंड था आपका पर्सनल फाइनेंस जिसमें कि इंडिविजुअल्स जो हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल डिसीजंस होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनल फाइनेंस में आएंगी। ओके, नेक्स्ट आपका था थर्ड पॉइंट पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस पूरी तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसके थ्रू आप अपनी कंट्री के गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड रेवेन्यूज़ के बारे में एक आइडिया लगा सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये था आपका टॉपिक मनी एंड फाइनेंस इन इंडियन इकॉनमी, जो कि आपका कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। सो द प्रेजेंट क्लास इज ओवर।